होता है when external electric field is given the dielectric gets polarized। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर सेपरेट हो जाते हैं, am I right? और हमारा जो जिस जिस मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होते हैं, ये डाइपोल मोमेंट क्या करेंगे, सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। मतलब बेसिकली इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ऊपर तो फोर्स तो है अपोजिट डायरेक्शन में। बाई चांस हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दें, ये जो हमारा परमानेंट डाइपोल मोमेंट है पोलर, ये पोलर में, तो उनके पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर दूर जाने को कोशिश करेंगे, देयर विल बी पुलिंग। और ज्यादा फील्ड दे दें, एक्स्ट्रा फील्ड दे दें, एक्सेस फील्ड दे दें, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो सकते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मीन्स मैं यहां पे ये कहूंगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, dielectric strength, the maximum electric field, the maximum external electric field a material can withstand मतलब टॉलरेट, झेलना। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ऐसे पुलिंग होएगा। अब एक चार्ज इधर चला गया, एक चार्ज इधर चला गया, तो मटेरियल खराब हो जाता है। अब ये बिना ब्रेकिंग की, बिना चार्ज सेपरेशन की, कंप्लीट सेपरेशन की, ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एक मटेरियल जो विथस्टैंड कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, विथस्टैंड मींस टॉलरेट करना, कर सकता है, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक। और एक होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन when external electric field exceeds certain limit। अब ये लिमिट कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द मटेरियल कैन विथस्टैंड, ये लिमिट है। अब ये क्या कह रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड exceeds the certain limit, that limit is dielectric strength, the charges in the material gets separated। समझ में आ गया? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज गेट्स सेपरेटेड। चार्जेस मीन्स positive and negative charges, right? ये separated हो जाएंगे। At that time there will be heavy rush of flow of charges in the material, राइट? पॉजिटिव चार्ज एक साइड में चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज एक साइड में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो उसके अंदर हेवी करंट फ्लो हो जाएगा। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब डाइलेक्ट्रिक खत्म हो गया, ब्रेकडाउन मतलब खत्म हो गया। उसके बाद उसमें हेवी करंट फ्लो होगा और डाइलेक्ट्रिक जल जाएगा। एम आई राइट? जैसे लकड़ी होगा, लकड़ी बर्न आउट हो जाएगा। ठीक। प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक बर्न आउट हो जाएगा। ऑयल होगा, ऑयल जल जाएगा, धुआं हो जाएगा। एम आई राइट?
समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड व्हेन द चार्जेस इन द मटेरियल गेट सेपरेटेड, मीन चार्ज इज आयनाइज्ड, जैसे एयर। आपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट सुना है, पढ़ा है? उसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे 10,000 वोल्ट तक लेके जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है मानसी? उसमें स्पार्क डेवलप होता है, ग्लो डेवलप होता है, जिसको हम कैथोड रे कहते हैं, वो ग्लो डेवलप होता है। मैं परफोरेटेड कैथोड लूंगा, मैं सॉरी परफोरेटेड कैथोड लेता हूं, तो एक साइड में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एक साइड में पॉजिटिव आयंस चले जाएंगे। एम आई राइट? ये क्या होता है, जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसकी डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाती है। कौन सा मटेरियल? एयर, उसके अंदर जो लो प्रेशर में एयर रखा हुआ है। समझ में आ गया? सो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइल in case of air, in case of air, it is called corona discharge। कोरोना डिस्चार्ज, ये वाला कोरोना नहीं, अभी जो कोरोना बीमारी था वो नहीं है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है? गॉट माय पॉइंट? याद रह गया ये दोनों डेफिनेशन? sharing of charges between two connected spheres, बेसिकली कंडक्टर्स हैं। मान लो मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस R1, ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस R2। अब ये दोनों को एक वायर में जोड़ रखे, कोई भी स्फीयर होगा, ये सपोज कंडक्टर है, मैं चार्ज दूंगा, चार्ज कहां रहेंगे खुशी? चार्ज कहां रहेंगे? चार्ज दे देते हैं, सेंटर पे रहेंगे, है ना? सरफेस पे रहेंगे चार्ज। देन इट विल बिहेव लाइक ए स्फेरिकल शेल। एम आई राइट? स्फेरिकल शेल जैसे बिहेव करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, ये दोनों कंडक्टर को जोड़ दिया एक तार में, कंडक्टिंग वायर में है। अब इसमें मैं टोटल चार्ज दे देता हूं Q। T चार्ज किया होगा, जैसे चार्ज दे दिया मैंने, क्या करेगा ये चार्ज? कंचन। अब इसमें आ जाएगा, फिर इधर से फ्लो होके इसमें भी आ जाएगा। कब तक आता जाएगा? जब तक दोनों की पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो मान लो दोनों का पोटेंशियल इक्वल होने के बाद इसमें चार्ज रहता है Q1 और इसमें रहता है चार्ज Q2। तो चार्ज इसमें आ गया, लगभग नहीं रहेगा। ओके, अभी पता लग जाएगा। तो चार्ज इसमें आ गया, दोनों में चार्ज स्फीयर ये स्प्रेड कर गया। तब तक इसके अंदर चार्ज फ्लो रहेगा, इससे इधर तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो ना जाए। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा और चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, एट दैट टाइम कैन आई राइट Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना है? टोटल चार्ज। एम आई राइट? बट इसकी पोटेंशियल V हो गया, V1 शुड बी इक्वल टू V2। एम आई राइट? व्हाट इज V1? के
V1 is equal to V2, K Q1 divided by R1 will be equal to K Q2 by R2. Am I right? Can I say Q1 by Q2 will be equal to R1 by R2? तो इससे क्या आइडिया लगता है? Charge in a body is directly proportional to its radius. Am I right? Potential same. इससे पता चलता है charge in a body, this implies that charge in a sphere is directly proportional to its रेडियस. कब? जब ये कनेक्टेड है. समझ में आ गया? मीन्स मोर इज द रेडियस, मोर विल बी द चार्ज इन द स्फीयर. एम आई राइट? मीन्स मोर इज द रेडियस, मोर विल बी द चार्ज इन इट, ऑन इट. राइट? ये इक्वेशन 2. ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. अब बताओ, यहां पे देखो Q1 आपका कितना हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 Q1 इज इक्वल टू R1 बाई R2 इंटू, चलो ऐसे ले लो, इक्वेशन 2 Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2. राइट? देन लेफ्ट साइड में +1 करो, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, डिवाइड बाई Q2 हो जाएगा. राइट साइड में भी +1 करो, कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2. इस मैथमेटिकल प्रोसीजर को क्या कहते हैं? कंपोनेंडो. समझ में आ गया? क्या कहते हैं? कंपोनेंडो. Q1 प्लस Q2 कितना है? Q divided by Q2 will be equal to R1 plus R2 divided by R2. This implies that Q2 will be equal to R2 divided by R1 plus R2 into Q. This is, I can say, charge division. Charge कैसे डिवाइड हो गया देख रहे हो? Similarly, I can write Q1 is equal to R1 divided by R1 plus R2 into Q. राइट? ये टॉपिक तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बट हम क्वेश्चन करने के लिए यूज कर सकते हैं. बोर्ड में भी क्वेश्चन आया तो आप ऐसे यूज कर सकते हो. देन हमारा क्या हो गया? ये इसको कहते हैं चार्ज डिवीजन. चार्ज डिवीजन किसके बीच में? बिटवीन टू कनेक्टेड स्फीयर्स. एम आई राइट? मान लो ज्यादा स्फीयर लगा रखे हैं तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है इज इक्वल टू Q, और पोटेंशियल को सेम करके जो भी इक्वेशन आएगा हम सॉल्व करेंगे. अदरवाइज टू कनेक्टेड स्फीयर में Q1 आपका कितना हो जाएगा? R1 डिवाइडेड बाय R1 plus R2 into total charge. Q2 will be equal to R2 divided by R1 plus R2 into total charge, and Q1 by Q2 is equal to R1 by R2. I mean to say Q is directly proportional to R. Okay? अच्छा, ये एक पॉइंट हमारा पूरा हो गया. नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, V1 इज इक्वल टू V2. V1 इज इक्वल टू V2. ये तो हमें पता है क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ध्यान से देख लियो, है ना? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. V1 कितना है? K Q1 by R1 will be equal to K Q2 by R2. राइट? मैं इसमें एक काम करूं क्या बच्चे? इसमें एक काम करूं, ये क्या लिखा?
Q1 लिखा, R1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, R1 नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत? ठीक, इसमें ऐसे ही करूं के Q2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, करेक्ट। अब यहां पे देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैन आई राइट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस? आया समझ में? देन E1 by E2 is equal to R2 by E1 by E2 is equal to R2 divided by R1, means electric field is inversely proportional to radius of the sphere. इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? नियर द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस, right? Electric field near the surface is inversely proportional to its radius. समझ में आ गया? इसका मतलब कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? इधर इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1, इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अब इसमें E2 शुड बी ग्रेटर देन E1, एम आई राइट? E2 शुड बी ग्रेटर देन E1 बिकॉज R1, because R2 is less than R1, am I right? समझ में आया? अब इस इक्वेशन को ये मैं ले लेता हूं, इक्वेशन नंबर कितना 3 ले लिया। और एक पॉइंट हम यहां पे नोट करें, अनदर पॉइंट, E1 R1 is equal to E2 R2. What is electric field near the surface of any conductor? Electric field near the surface of any conductor, बता। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा बाई। अब तुम्हें लगता होगा इतने सारे चीजें कैसे याद रहे हैं, है ना? ये तुम जब क्लास चलता है उस टाइम तुम सपोज डीपली इन्वॉल्व नहीं रहोगे, कभी भी रट के याद नहीं रख सकते, हाथ से निकल जाएगा। क्लास में जब मास्टर पढ़ाता है इन्वॉल्व योर सेल्फ डीपली, नहीं तो सब लगेगा ऐसे फिजिक्स फी 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 करके चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कितने सारे कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, यही कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। अब बाद में तो कह ही नहीं सकते हो सर कॉन्सेप्ट नहीं कराए हैं, क्योंकि फोटो भी मिल जाएगा, तुम्हारा कॉपी में भी मिल जाएगा। मैं साल भर रखता हूं फोटो, फिर उसके बाद डिलीट मारता हूं, मैं निकाल दूंगा जब भी जरूरत पड़ेगा। खोल खोल वो टॉपिक खोल, ये पेज खोल, और पीछे इस जगह में ये लोकेशन भी नोट कर दूंगा कहां पे पड़ा है। अच्छा, देन ये कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2। एप्सिलॉन नॉट कट गया, इससे क्या मिला? सिग्मा 1 इंटू R1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू R2। इससे क्या पता चलता है? सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 will be equal to R2 divided by R1. So sigma is inversely proportional to radius. Is it correct? है बच्चे? मतलब less is the radius, higher will be the charge, surface charge density. Less is the radius, less is the radius, is the radius, high will be the surface charge density.
हायर विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। देन यहां पे देखो R2 इज लेस देन R1 एज पर द फिगर। देन चार्ज डेंसिटी कहां पे ज्यादा होना चाहिए सरफेस पे? इधर चार्ज आपको ज्यादा मिलेगा। एम आई राइट? टोटल चार्ज इसमें कम है, टोटल चार्ज इसमें कम है, लेकिन चार्ज डेंसिटी इसमें ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट? बट पोटेंशियल सेम है, टोटल चार्ज पोटेंशियल दोनों की सेम है, सेम पोटेंशियल है। और उसमें क्या होगा, चार्ज छोटे वाले में कम है, बड़े वाले में ज्यादा है। देख रहे हो, चार्ज आपका रेडियस जिसका बड़ा है चार्ज ज्यादा है, टोटल चार्ज इसमें ज्यादा है और टोटल चार्ज इसमें कम है, बट इसकी सरफेस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है। एम आई राइट? समझ में आ गया? ये सारे रिजल्ट्स टिप्स में रहना चाहिए हैं। गाल से हाथ उठाओ बेटा, सारे रिजल्ट टिप्स में रहना चाहिए। फोटो साफ आता है बेटा? हैं? ब्लर थी। इसे नेट बंद है क्या? देखना। ठीक है, याद रह गया बच्चे? तो ये रिजल्ट को आप थोड़ा सा चाहो तो नोट कर सकते हो। V1 इज इक्वल टू V2 E1 बाई E2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू R2 बाई R1। बस इतना ही तो है रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड is inversely proportional to radius, sigma is also inversely proportional to radius। ओके, ये पूरा इस डिस्कशन का कंक्लूजन आ गया। मान लो मेरे पास एक मेटालिक बॉडी है ऐसे, राइट? ऐसे एक मेटालिक बॉडी है। अब इधर ये शार्प पॉइंट है, इट इज ए शार्प पॉइंट। अब कोई भी ये मेटालिक बॉडी, दिस इज ए मेटालिक बॉडी। अब इसमें कुछ चार्ज दिया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह में। अब देखो, पोटेंशियल हर जगह में सेम होगी। ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ एनी मेटालिक बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल पार्ट। अब इस जगह में रेडियस में मान लो ये इट इज द पार्ट ऑफ ए वेरी वेरी लार्ज स्फीयर। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ए बिग स्फीयर। बट ये जो शार्प पॉइंट है इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे कि तो छोटा सा स्फीयर दिखेगा। कोई सुई ले लो, सुई का नोक को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, यू विल फाइंड इट इज ए स्फीयर, बट इट इज ए वेरी स्मॉल स्फीयर। इफ आई विल गिव सम चार्ज ऑन दिस बॉडी, द चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस। हर जगह में पोटेंशियल सेम होगी और इधर थोड़े से और कम चार्ज रहेगा, इक्के दुक्के चार्ज इधर रहेंगे। एम आई राइट? क्यों? इस पोर्शन का रेडियस सबसे ज्यादा है और इस पोर्शन का रेडियस बहुत कम है, सो इसमें चार्ज क्लस्टर करेगा। एम आई राइट?
इस जगह में चार्ज करेगा क्लस्टर। पोटेंशियल हर जगह में सेम है, बट चार्ज का क्लस्टरिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज दिस पर्सन हैज गॉट वेरी स्मॉल रेडियस, लेस इज द रेडियस, मोर विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई राइट? इफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगा, इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो हाई। अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज एक लिमिट क्रॉस कर जाए, किसकी? एआर की, एआर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट causes breakdown, या beyond that breakdown takes place। तो क्या होगा? यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होगी तो इधर से चार्ज बाहर जाना शुरू कर देंगे। ये स्पार्किंग, स्पार्किंग देखे हो? जैसे खंबे में इलेक्ट्रिक पोल पे आप देखे हो कई बार स्पार्किंग होता है। ये स्पार्किंग क्यों होता है? यही तो रीजन है। एंड दिस इज नथिंग बट द कोरोना डिस्चार्ज। एम आई राइट? दिस इज corona discharge, sparking. This sparking is due to corona discharge। समझ में आ गया? आप एक काम कर सकते हैं, यहां पे चार्ज ज्यादा क्लस्टर कर गया, तो चार्ज ज्यादा क्लस्टर कर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को एक्सीड कर जाए, एआर के डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को, तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो क्लास में बैठा है, क्लास में बैठा है यार, और कुछ सोच रहा है? पक्का माइंड में और कुछ चल रहा है? टॉपिक तो वही चल रहा है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। कितने, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट हो गया। इतना बड़ा बड़ा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन लिखा है, कोरोना डिस्चार्ज लिखा। कमर हटा, कमर हटा, पीठ, हाँ पीठ हटा, अलर्ट बैठो। तो ये स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग, ये जो स्पार्किंग होता है, एआर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर चले जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये होता है कौन सा? कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज एज ए टॉपिक यही से होता है, बट ये बोर्ड के एग्जाम में कोरोना डिस्चार्ज नहीं आएगा। आ सकता है खाली कहां तक? एलिमेंटरी तक, बट इसकी टोटल टेक्निकल डिस्कशन नहीं है। राइट? दूसरा चीज देखो, हमारा जो मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर कभी नोटिस करे हो? शिव जी के मंदिर के ऊपर त्रिशूल लगा हुआ होता है। एम आई राइट? ऐसे लगा हुआ होता है ना बच्चे? अब ये त्रिशूल क्यों लगाते हैं? यस, इसके अंदर ऊपर जो त्रिशूल लगा हुआ था ना, ऐसे ऐसे त्रिशूल लगा हुआ था। ये त्रिशूल के ऊपर यहाँ पे शार्प पॉइंट्स है। हमारा जो लाइटनिंग होता है, दैट इज ऑल्सो ए कोरोना डिस्चार्ज। लाइटनिंग, बिजली, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाता है, चार्ज एकोमुलेट करते हैं बादल, और इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो एआर में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होती है और स्पार्क डेवलप होता है। एम आई राइट? अभी क्या होगा? जैसे बादल इधर से आएगा, अब यहाँ पे चार्ज डेवलप होगी, बादल में होता है। इस चार्ज के वजह से यहाँ पे चार्ज एकुमुलेट होगी, तो किस पे ज्यादा चार्ज एकुमुलेट होगा? इसी शार्प पॉइंट पे। एम आई राइट? शार्प पॉइंट पे होगा तो जो लाइटनिंग होगा, ये हो गया मान लो बादल, दिस इज, ये बादल हो गया, राइट? ये बादल हो गया। अब इसमें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज एकुमुलेट कर गए, तो कोरोना डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया। इसमें कोरोना डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होके ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो मतलब आपका लगा हुआ है ये मेटालिक कंडक्टर, ये मेटालिक कंडक्टर क्या करते हैं पता है? इधर से कनेक्ट करके मंदिर की जो वॉल है उसके अंदर अंदर से इसको कर देते हैं, ग्राउंड में करा हुआ होता है, जमीन में गाड़ा हुआ होता है।
तो इलेक्ट्रिसिटी एक कंडक्टर के अंदर से पास होकर जमीन में चला जाएगा, बिल्डिंग विल बी सेफ, टेम्पल विल बी सेफ। अब देखना, शिव जी के मंदिर में त्रिशूल होता है, भगवान विष्णु के मंदिर में चक्र होता है, और चक्र में ऐसे पॉइंट चारों तरफ निकला हुआ होता है। बजरंगबली के मंदिर में एक जेवलिन सा होता है। एम आई राइट? बेसिकली टेक्निकल रीजन इज दिस, दे वर वेरी मच साइंटिफिकली साउंड। इन सब पता था इनको, तो इसलिए ये बनाया हुआ है। बट एनीवे, हम अलग वे में देख लेते हैं तो बात अलग है। दे वर वेरी टेक्निकली साउंड। मीन्स दिस कंडक्टर इज कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर। क्या कहते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर। ये आज की डेट में हमारा जितने भी बड़े बड़े टावर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, उसमें शार्प पॉइंट क्या करते हैं, मान लो बड़ा सा बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से एक स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप लगा देते हैं लोहे की, और स्ट्रिप में ऐसे शार्प पॉइंट बाहर बीच बीच में निकाल देते हैं, ठीक। और ये सारे स्ट्रिप को जोड़ के बीच बीच में लाके जमीन में गड्ढा हुआ है, जो अर्थिंग करते हैं ना, जमीन में गाड़ देते हैं, उसमें चारकोल दे देते हैं, नमक डाल के जमीन में गाड़ देते हैं, सच दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। व्हेन देयर इज लाइटनिंग, लाइटनिंग होगा तो लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू सीधा जमीन में चला जाएगा, हमारा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अब देखना, जब लाइटनिंग होता है, बड़े बड़े जैसे पाम ट्री हो गए, वो ज्यादा जलते हैं। हमारा साइड में पाम ट्री बहुत होता है, और बारिश के टाइम में गांव में एक दो पाम ट्री तो जलना ही जलना होता है। मतलब बहुत लंबे लंबे होते हैं और उसमें ज्यादा पत्ते नहीं होते हैं। ऐसे क्या होगा, लाइटनिंग जब होगा सीधा सीधा पत्ते भी ऐसे शार्प शार्प होते हैं। बारिश हो गया तो पत्ते गिले हो गए, तो सीधा उसमें टच किया और पूरा बॉडी जैसे टच करेगा उसके थ्रू पास करने को कोशिश करेगा और बर्न आउट हो जाता है। समझ में आ गया? बट मेटल कंडक्टर, सपोज हम पेड़ के ऊपर से लाइटनिंग कंडक्टर देके वो पूरा कंडक्टर को जमीन में गाड़ देना, पेड़ कभी लाइटनिंग में जलेगा ही नहीं। अच्छा, समझ में आ गया लाइटनिंग कंडक्टर? व्हाट इज ए लाइटनिंग कंडक्टर? ये आएगा बोर्ड के लिए, ये आएगा शार्प पॉइंटेड metallic conductors placed at the top of large buildings and the conductors are connected to the ground. When there is lightning, they are collected when they are lightning, charges are collected at the sharp edges of the conductors and passed to the ground. So buildings becomes safe. This type of these conductors are called लाइटनिंग कंडक्टर। ओके, बोर्ड में आ जाए लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, लिख लोगे। डायग्राम चाहिए तो बना लो, या कोई भी बिल्डिंग ऐसे बना लो,
कोई जरूरी नहीं है मंदिर बनाना है. You can make a building, putting the sharp edge and making the conductor to touching the ground. When there will be the lightning, when there will be lightning, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसमें स्पार्क डेवलप हो जाएगा. राइट, इस पॉइंट पे ही स्पार्क डेवलप होगा और इट विल बी दैट करंट विल बी कंडक्टेड टू द ग्राउंड एंड बिल्डिंग सेफ रहेगा. यू कैन मेक दिस डायग्राम ऑल्सो. ठीक है, ठीक है. अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल कंडक्टर? इज ऑलवेज जीरो. क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है बच्चे? हैं? क्यों जीरो होता है? बिकॉज पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर. राइट, हर जगह में पोटेंशियल सेम है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल कंडक्टर के अंदर जीरो. ऑलवेज कंडक्टर की बॉडी के अंदर जीरो होगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. राइट, और एक पॉइंट आप नोट करना. मेरे पास सपोज ये एक मेटालिक बॉडी है. इट इज ए मेटल या कंडक्टर. इसके अंदर एक कैविटी है. देयर इज ए कैविटी इनसाइड. दिस इज ए कैविटी. और कैविटी वाला मैं एक बार कराया था कल, है ना. ये कैविटी है. कैविटी के अंदर हमने कोई चार्ज रखा नहीं. कैविटी के अंदर नहीं रखा. सपोज मैं इस मेटालिक बॉडी में कुछ चार्ज देता हूं तो ये चार्ज कहां रहेंगे? सरफेस पे रहेंगे. अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं. दूसरी बात, इस कंडक्टर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर प्रेजेंट है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. देन इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. तो इस जगह में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसमें भी कोई चार्ज नहीं आएगा. तो अंदर ये कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो. एम आई राइट? सो मैं इसमें कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, टॉपिक बाद में लिखूंगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड the cavity of a metallic body is zero. right? इस कैविटी का दूसरा नाम है फैराडेज केज. फैराडेज केज क्या कहते हैं? फैराडेज केज. ये कौन सा फैराडे? जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फैराडे करे उन्हीं के नाम पे दिया हुआ है. इट इज फैराडेज केज. राइट? अच्छा, अब ये जो कैविटी है इसके अंदर सपोज कोई मटेरियल मैंने रखा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा. मान लो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मेटालिक बॉडी हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया. जैसे मैं बाहर खड़ा हूं, लाइटनिंग हो रहा है. लाइटनिंग होगा तो ऊपर चार्ज हो गया, ग्राउंड नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. एम आई राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डिस्चार्ज हुआ तो करंट हमारा बॉडी में पास हो जाएगा, हम मर जाएंगे. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे पेड़ जल जाता है. अब जहां पे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में खराब हो जाते हैं. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में खराब हो जाते हैं. उस टाइप का मटेरियल को मैं इसके अंदर रख दूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लग सकता है? लग सकता है. क्यों? यहां पे अंदर कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है. कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है. राइट?
तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए मेटालिक बॉडी इज जीरो। अब इसके अंदर कोई भी फील्ड सेंसिटिव मटेरियल को मैं रखता हूं, ये प्रोटेक्टेड होगा, मतलब शील्डेड। सो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझ में आ गया बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो मैं क्या करूंगा, इफ एनी फील्ड सेंसिटिव मटेरियल are kept inside the cavity of a conductor, it will be always protected from external electric field. Am I right? This phenomena of protecting is called electrostatic shielding. This phenomena of protecting is called electrostatic shielding. So definition आ जाए तो लिख लोगे? जब लाइटनिंग हो रहा है, लाइटनिंग मतलब बिजली गिर रही है, बादल है ना, लाइटनिंग हो रही है, आप छतरी लेके जा रहे हो, इज इट सेफ? क्यों? आपका छतरी का जो पॉइंट है ना ऊपर रहेगा, लाइटनिंग हुआ तो उसी पॉइंट पे गिरेगी और पास होगा हमारा बॉडी में। तो प्लास्टिक हो गया तो क्या हो गया? एक मिनट, उससे क्या फर्क पड़ता है? शार्प पॉइंट तो है ना, शार्प पॉइंट तो है ना, वो प्लास्टिक भी ब्रेक हो जाएगी, उसकी भी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगी, उसकी तो एयर से कम है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, वो तो जल्दी होगा। एयर तो सबसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लास्टिक, है ना? समझ में आ गया? एयर ब्रेक होगा तो करंट आएगा ना, स्पार्क होगा। एयर ब्रेक हो रहा है तो प्लास्टिक ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब कहां जाएगा? आपके बॉडी के थ्रू करंट पास हो जाएगा, तो फिर मरने का चांसेस ज्यादा रहता है। जब लाइटनिंग हो रहा हो, हैविंग अम्ब्रेला, बेसिकली यहाँ पे तो इतनी नहीं होती है, असम हो गया, हमारा साइड हो गया, उसमें लाइटनिंग तो होती रहती है। तो उस टाइम, जिस टाइम हो रहा हो लाइटनिंग, उस टाइम इट इज अनसेफ टू हैव एन अम्ब्रेला। इवन मैं आपको बता दूं, बारिश हो रहा हो, आप सपोज सूखे रहोगे तो लाइटनिंग ज्यादा लगेगा, अब भीग जाओ तो लाइटनिंग का इफेक्ट मतलब आपको कम होगा, क्योंकि बारिश हो गया, गिल्ला हो गया सरफेस, करंट जो भी आएगा कहां चला जाएगा? बॉडी की सरफेस पे, ग्राउंड पे चली जाएगी। समझ में आ रहा है? सरफेस के होके ग्राउंड पे चली जाएगी, तो आपका बॉडी। अब इलेक्ट्रिक शॉक में आदमी मरता क्यों है? जलने की वजह से नहीं है, कई बार लोग जल जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक में, बट एक्चुअली क्या होता है, हमारा ब्रेन से सिग्नल कंट्रोल होता है थ्रू नर्वस सिस्टम, और इलेक्ट्रिक पल्स जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आया है, वो सपोज वो पल्स का जो सिग्नल भेज रहा है वो भी इलेक्ट्रिक करंट है, उसको डिस्टर्ब कर देगा, तो हार्ट विल नॉट रिकॉग्नाइज दैट सिग्नल। मतलब इधर से जो सेंसेशन जा रहा है ब्रेन को, ब्रेन भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो डिसोशिएट हो जाएंगे ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स, तो क्या होगा? डेथ हो जाता है। समझ में आ गया? कई बार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, कहीं पे निशान नहीं होता इलेक्ट्रिक शॉक का, लेकिन आदमी मर जाता है। उस टाइम क्या हुआ? इलेक्ट्रिक शॉक बाई चांस उसकी जो सिग्नल है, नर्वस सिग्नल है, उसको मैनिपुलेट कर दिया। समझ में आ गया? उस टाइम डेथ हो जाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ब्रेन से सिग्नल जो जा रहा है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब सिग्नल को ऑर्गन्स नहीं पकड़ेंगे। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बॉडी ऑर्गन्स आर वेरी इंटेलिजेंट, they recognize the signal coming from brain and they give the signal to the brain also। ये जो सिग्नल कम्युनिकेशन है बॉडी के अंदर चल रहा है वो खत्म, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जैसे मेरे पास मोबाइल है
और किसी के फोन पे फोन आया, मेरे मोबाइल थोड़ी ना बजना है। मेरा बॉडी को, मेरा मोबाइल कौन सा सिग्नल रिसीव करेगा? जब इस नंबर में आएगा, उसके लिए पर्टिकुलर पल्स आती है। हर बॉडी पार्ट के लिए एक पर्टिकुलर पल्सेस जाते हैं। वो पल्स डिस्टर्ब हो गया तो ये रिसीव नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा तो क्या हुआ? खत्म। एम आई राइट? तो ये होता है बेसिकली। और दूसरी बात, मान लो आप बारिश में भीग गए तो ठीक, अदरवाइज आप लेट जाओ जमीन में, आप और भी सेफ हो, क्योंकि आप जमीन के बिल्कुल नजदीक आ गए। फिर भी चांसेस होता है कि बॉडी के अंदर करंट पास हो जाए। जमीन में लेट गए तो चांसेस इज दैट द करंट विल फ्लो इजीली टू द ग्राउंड देन थ्रू योर बॉडी। और एक एग्जांपल है, सपोज लाइटनिंग हो रहा हो, इज इट सेफ टू स्टे इनसाइड द कार और स्टे आउटसाइड द कार? इज इट सेफ? sorry, which is safer? Which is safer at the time of lightning? To stay inside the car, to stay inside the car, or run or stay outside? कौन सा सेफ होना चाहिए? इनसाइड। इनसाइड इज सेफर। क्यों? बस कुछ भी बैठे बैठे, inside is safer because the body of the car is metallic. It serves electrostatic shielding. समझ में आ गया? अभी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर रहे हो। इट सर्व्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड is 0. So we are protected. So we are protected. हाँ, आग लग गया तो अलग बात है, कोई बात नहीं, फिर भी ऊपर भी मेटल है, नीचे भी मेटल है, जो भी होगा चला जाएगा, आपको हैम्पर नहीं करेगा। मान लो बारिश हो रहा हो या लाइटनिंग हो रहा हो, ऊपर शेड है, शेड ऊपर मेटालिक शेड है, ओके, खंबा जमीन में गड्ढा हुआ है, उसके नीचे आ जाओ, यू आर सेफ। क्यों? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये लाइटनिंग होगा, उसमें स्ट्राइक करेगा और मेटालिक बॉडी में, खंबे में, जमीन में चला जाएगा। एम आई राइट? नीचे ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रह जाएगी। समझ में आ गया? सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज। बकवास करो बैठे बैठे हैं, कुछ भी कहानी बनाना है। बातें नहीं, बंद करो बातें करना। तुम्हारा माइंड एक जगह में रहता नहीं है, बातें कर लेते हो। Now I am starting a new topic, that is capacitor. ओके, कैपेसिटर का दूसरा नाम है कंडेंसर, इलेक्ट्रिकल कंडेंसर, राइट? इट इज ए डिवाइस
It is a device that stores charge. ये एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है। अब ऐसे कौन सा चीजें हैं जो चार्ज स्टोर कर सकता है? मान लो ये मोबाइल है, इसमें चार्ज आ गया तो इसमें चार्ज आ गया तो ये चार्ज स्टोर करा, ठीक। मान लो एक कागज पड़ा है, कागज में चार्ज आ गया तो कागज में चार्ज है। मान लो एक प्लास्टिक का कुर्सी पड़ा है, कुर्सी में आप रबिंग कर दो उसमें चार्ज आ जाता है, उसमें भी चार्ज स्टोर हो गया। ईच एंड एवरी डिपेस each and everybody has got some charge storing capacity, means everybody is a capacitor. हम भी एक कैपेसिटर है। ओके, नाउ लेट अस सी। मेरे पास सपोज कोई भी एक बॉडी है, इसमें मैंने चार्ज दे दिया, तो चार्ज इसमें आ गया तो इसमें भी पोटेंशियल आ जाएगा, एम आई राइट? मैं इसमें और चार्ज देता हूं तो ये पोटेंशियल का क्या होगा? बढ़ जाएगा। और चार्ज दूंगा तो पोटेंशियल और बढ़ेगा, ठीक। देन पोटेंशियल बढ़ाता हूं तो ऑटोमेटिकली चार्ज भी बढ़ता है। इसकी पोटेंशियल और बढ़ाना चाहूंगा तो चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। तो कैन आई राइट चार्ज इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल होगा उसमें उतना चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है? सीधा बैठो, तू भी गौरव। जितना चार्ज दोगे इतना पोटेंशियल होगा, मीन्स मोर इज द पोटेंशियल, मोर विल बी द चार्ज इन द बॉडी। देन कैन आई राइट Q इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू V। ये जो C लिखा इट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, Q इज इक्वल टू CV, और आई कैन राइट C इज इक्वल टू Q बाई V। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये जो C है, इसको कहते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मीनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली हम ये डिफाइन करेंगे, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, C इज इक्वल टू Q, एम आई राइट? इफ फॉर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, C is equal to Q in magnitude, am I right? Charge stored in a body, charge stored in a body at unit potential, am I right? समझ में आ गया? क्या नाम है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी, ठीक है। और जो डिवाइस स्टोर कर रहा है उसका नाम क्या है? कैपेसिटर। चार्ज स्टोर्ड इन ए बॉडी एट यूनिट पोटेंशियल, देन इसकी यूनिट क्या होगा? कूलम, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, राइट। इसको कहते हैं फराड। यूनिट क्या है इसका? फराड, FARAD, फराड, उन्हीं के नाम पे फराडे, ओके, माइकल फराडे। कूलम पर वोल्ट, फराड। डायमेंशन क्या होना चाहिए कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का? डायमेंशन क्या होना चाहिए? कूलम। C इज इक्वल टू Q बाई V, एम आई राइट? दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। कितना है? वर्क डन बाई चार्ज, दैट इज Q स्क्वायर बाई W, एम आई राइट? देन डायमेंशन ऑफ C विल बी इक्वल टू AT का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वर्क डन। वर्क डन कितना है? फोर्स इंटू डिस्टेंस,
एम एल टी टू द पावर माइनस टू, फोर्स डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, एल स्क्वायर आ गया, दैट इज एम टू द पावर माइनस वन, एल टू द पावर माइनस टू, टी टू द पावर फोर, ए स्क्वायर। एम आई राइट? कैन यू फाइंड? अब ये इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस का डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये उल्टा पुल्टा चीजें हैं, वो ज्यादा आएगा, इवन कंपटीशन में भी आएगा, इवन बोर्ड में आएगा। द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज दिस, रट के याद नहीं रहेगा, यू शुड नो हाउ टू मेक इट आउट। एम आई राइट? नोट करना, एक वोल्ट में कितना, देखो 1 फैराड, 1 फैराड का मतलब इफ C इज इक्वल टू 1 फैराड, C इज इक्वल टू 1 फैराड मीन्स दैट इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। एक वोल्ट में 1 कूलम चार्ज स्टोर करना। इफ ए डिवाइस, इफ ए डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड, definition of 1 farad, if a device stores 1 coulomb charge in it at 1 volt potential, समझ में आ रहा है? then its capacity is 1 farad, right? कैपेसिटी कितना है? 1 farad. इट्स कैपेसिटी इज 1 farad. बट 1 वोल्ट में 1 कूलम चार्ज इज ए वेरी लार्ज चार्ज, तो इसलिए 1 farad इज ए वेरी लार्ज कैपेसिटी। ठीक है? सो इट इज लार्ज वैल्यू। So generally appreciable values are microfarad, मतलब 10 to the power minus 6 farad, picofarad means microfarad, that is 10 to the power minus 12 farad, nanofarad 10 to the power minus 9 farad and so on. जनरली माइक्रोफैराड ज्यादा यूज होता है। गॉट इट? माइक्रोफैराड हमारा ज्यादा यूज होता है। ठीक, अब हमारा जो रिजल्ट आया थोड़ा सा देखो, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, देन Q इज इक्वल टू कितना है? CV, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। कैपेसिटेंस बेसिकली डिवाइस की कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिवाइस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। एम आई राइट? एक बार डिवाइस फिक्स हो गया तो उसकी कैपेसिटी भी फिक्स है। जैसे ये पानी का बोतल है, इसकी कैपेसिटी जैसे बना हुआ है, इट्स कैपेसिटी इज 1 लीटर। एम आई राइट? समझ में आ गया? तो ये बदलेगा नहीं, एक बार वंस इट इज मेड इट इज नॉट चेंज। इफ आई वांट टू मेक ए कैपेसिटर और a डिवाइस टू स्टोर चार्ज, वंस इट इज मेड its geometry is fixed, its capacity is also fixed. कैपेसिटी या कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर मीन्स कंडक्टिंग स्फीयर, राइट? मैं सपोज एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर का रेडियस हो जाए r, इसमें मैंने दे दिया चार्ज q
and charge gets distributed uniformly, right? Then what is the potential on the surface? Potential of the body 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Am I right? Then C is equal to कितना है? C is equal to Q by V, that is equal to 4 pi epsilon naught into R. So capacitance of a sphere is equal to 4 pi epsilon naught into R. इससे क्या पता चलता है? कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. आपने देखा, मैंने आपको बताया था, चार्ज इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, है ना? सो मोर इज द रेडियस, more is the capacity, more it will hold the charge. Am I right? More is the radius, more is the capacity to hold the charge. समझ में आ गया? So more is the radius, more is the radius, is the radius, more will be its capacity. So more it will store charge at a same potential. Am I right? समझ में आया नहीं? यहाँ सेम पोटेंशियल में ज्यादा स्टोर करेगा चार्ज. क्वेश्चन हमारा ऐसा आया, फाइंड, ये क्वेश्चन सपोज ऐसे आता है, फाइंड कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, assuming it is a conductor sphere. रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर. तो इसको मीटर में बदल दो, इंटू 10 to the power 3 मीटर. C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. बट आपको पता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10 to the power 9 ऐसा यूनिट में, राइट? देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है? 1 बाई 9 इंटू 10 to the power 9. करेक्ट दिव्य? आर कितना है? 6400 000. That is 64 by 9 into 2 3 2 5 10 to the power minus 4 फराड. Am I right? ऐसा यूनिट में यूज कर रहे हैं तो इसकी यूनिट कितना है? फराड. That is 7.11 into 10 to the power minus 4 farad. That is 711 into 10 to the power minus 6 farad. That is 711 microfarad. ओके मतलब क्या है? अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है, फिर भी इसकी कैपेसिटी 1 फैराड नहीं हुआ. अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है, इसकी कैपेसिटी भी 1 फैराड नहीं हुआ. कितना हुआ? 711 माइक्रोफैराड. मानसी समझ रही है क्या? और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूं, find the radius of a sphere of capacitance of capacity 1 microfarad. ओके समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब हम रेडियस फाइंड करनी है. देन सी कितना दिया हुआ है? 1 into 10 to the power minus 6 फैराड. हमें पता है C is equal to 4 pi epsilon naught into R. हमें क्या फाइंड करनी है? R. R is equal to C by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9. 1 by 4 pi epsilon naught. C आपका दे रखा है 10 to the power minus 6. रेडियस फाइंड कर रहे हैं तो रेडियस का ऐसा यूनिट मीटर. दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर. सो दैट इज इक्वल टू 9 किलोमीटर.
है 9 किलोमीटर रेडियस, देन डायमीटर इज 18 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? आपका घर में देखना, अब समझ में आ गया? ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। आपको एक चीज देखना, जो फैन हमारा लगा हुआ है ना, ये फैन के ऊपर से जो ऐसे ढक्कन ले, उसको थोड़ा सा उठा के देखोगे, सफेद सा इतना मोटा सा एक लगा हुआ है, दैट इज ए कैपेसिटर, दैट इज ए, हाँ सेल टाइप का दिखता है बट व्हाइट होता है, ऐसे 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 व्हाइट होता है, इतना बड़ा सा होता है। कूलर में भी लगा होता है, कूलर की फैन जो है ना, उसको पीछे से देखना, उसे कूलर के ऊपर चिपका देते हैं, वो एक कैपेसिटर है। उसकी वैल्यू आप देखोगे 3 से 4 माइक्रोफैराड होता है। देन 4 माइक्रोफैराड हुआ तो किलो के रेडियस कितना होना चाहिए? 36, एम आई राइट? डायमीटर कितना हो जाएगा? 72, मतलब एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का यहां से रोहतक की तक का डायमीटर हो जाएगा। इतना बड़ा सा स्फीयर है। समझ में आ रहा है? एक मिनट, वो बात है, बाद में बताऊंगा। तो इसका मतलब जो है, हम स्फीयर जो बनाते हैं, कैपेसिटी तो है, हर बॉडी का कैपेसिटी है, लेकिन उन सब की कैपेसिटी इतना नहीं है। सो देयर इज ए स्पेशल प्रोसीजर टू डेवलप कैपेसिटेंस। एक काम करना, एक घर में किसी के एलईडी बल्ब है जो खराब हो गया है, ले आना। खराब पड़ी है एलईडी, मतलब ये वाला एलईडी नहीं, इसमें भी मिल जाएगा ऐसे। वो जो छोटा सा बल्ब होता है, फ्यूज हो गया, खराब हो गया, यूज नहीं हो रहा, उसको ले आना। ठीक है, कल फोड़ के निकालेंगे, उसमें कैपेसिटर, राइट है? हाँ कल टेस्ट है, हाँ यहां तक कल, आज से छोड़ दो, आज तो कुछ है नहीं, इस टॉपिक का दूंगा क्या। ठीक है, नहीं तो डेट और चेंज मत करो, अभी चलने दो जो प्रोसीजर। कैपेसिटर नहीं आएगी, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वो सारे आएंगे, सब्जेक्टिव है कल। हैं ऐसे ऐसे